वेलकम टू द हेवन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ मोहित गुप्ता। और आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है द केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज को आप कन्वर्ट कर दे किसी दूसरे सबस्टेंस में, उसी को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। बट दूसरे सबस्टेंस की जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो पहले वाले सबस्टेंस से एकदम क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। जैसे मान लीजिए आपने क्या करा, मिल्क को कन्वर्ट कर दिया कर्ड में, ठीक है, यानी दूध को दही में बदल दिया। तो दूध को जब दही में बदल दिया यानी यहां पे क्या हो गया, केमिकल रिएक्शन हो गई। जो मिल्क की प्रॉपर्टीज है वो एकदम से अलग है और कर्ड की प्रॉपर्टीज एकदम से क्या है, अलग है। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच वन और मोर सबस्टेंस आर कन्वर्टेड इनटू न्यू सबस्टेंस विद न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, और जो जिन सबस्टेंस को हम यूज करते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पे मिल्क आपका क्या हो जाएगा, वो रिएक्टेंट हो जाएगा, मतलब जो पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, और जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई। और जो प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी होगी वो मिल्क की प्रॉपर्टी यानी रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से एकदम क्या होगी, डिफरेंट होगी, या फिर मैं कह दूं क्या होगी, न्यू होगी, न्यू केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी। यहां तक बात समझ में आई। अब बात यह है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बन रहा है। तो आप लोग जानते हो कोई भी कंपाउंड होगा तो वो एक बॉन्ड से बना होगा। इसमें बहुत सारे, मान लो ये ए बी ऐसे करके बॉन्ड से बना है, ठीक है ना, यहाँ पे सी भी है। ठीक है, अब क्या हुआ, जब प्रोडक्ट बना तो ये ए के साथ बॉन्ड हटके अब सी के साथ बन गया। ठीक है, तो यानी बॉन्ड ब्रेक होके न्यू बॉन्ड बनते हैं, तभी जाके एक केमिकल रिएक्शन संभव हो पाती है। तो दिस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड, जब पुराने बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं और फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड, नए बॉन्ड बनते हैं, तब जाके एक केमिकल रिएक्शन हो पाती है। बात समझ में आई, यहां तक बात समझ में आई। अच्छा, अब अगर बात करें कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं, कहने का मतलब आप कैसे रिकॉग्नाइज करोगे, आप कैसे पता लगाओगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, तो पहला क्या होगा, चेंज इन स्टेट होगा, यानी स्टेट में चेंज हो जाएगा। आपका जो सॉलिड है लिक्विड में हो सकता है, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकता है, गैस सॉलिड में, कुछ भी हो सकता है, मतलब चेंज इन स्टेट होगा अगर केमिकल रिएक्शन होगा। अगर मिल्क कर्ड में चेंज हो रहा है तो मिल्क क्या है, एक लिक्विड है, कर्ड क्या हो जाता है, सॉलिड बन जाता है। तो मींस लिक्विड सॉलिड में चेंज हुआ है। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगा तो चेंज इन स्टेट हो सकता है, ठीक है, या फिर चेंज इन कलर, कलर चेंज हो सकता है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन होगी तो क्या होगा, कलर चेंज हो सकता है, रिएक्टेंट का कलर प्रोडक्ट के कलर से क्या होगा, डिफरेंट होगा। फिर इवोल्यूशन ऑफ गैस, बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस हैं जब केमिकल रिएक्शन होती है तो गैस रिलीज होती है। भाई बॉन्ड ब्रेक हुआ है, जिस एटम के साथ बॉन्ड ब्रेक होता है वो ज्यादातर क्या होता है, गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाता है, गैस के फॉर्म में निकल जाता है। ठीक है, चौथा चेंज इन टेम्परेचर, या तो हीट इवॉल्व होगी या तो हीट एब्जॉर्ब होगी। अगर हीट इवॉल्व होती है तो ऐसी रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और अगर हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। कहने का मतलब है, मान लीजिए कोई रिएक्शन हुई और वो हीट, मतलब बहुत गर्म हो गए, वो रिएक्शन करते हुए प्रोडक्ट बहुत हीट हो गया, गर्म हो गया, तो कहने का मतलब वहां पे एक्सोथर्मिक रिएक्शन हुई, हीट निकली हुई है। और कहीं कहीं पे क्या होता है, हमको हीट देना पड़ता है, हीट लेके केमिकल रिएक्शन होती है। ठीक है, बहुत सारी चीजें उनको क्या करना पड़ता है, बर्नर जलाया, आग जलाया, जब टेम्परेचर उसको दिया, सुटेबल टेम्परेचर, तब केमिकल रिएक्शन होती है। यानी वो कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, बहुत सारी एक ऐसी रिएक्शन होती है, मान लीजिए ये आपका टेस्ट ट्यूब है, एंड टेस्ट ट्यूब में आपने किसी दो चीजों को मिला के आप चाहते हो कि कोई मेरे पास मैंने ए और बी को मिला के सी बनाया है। ठीक है, तो सी तो बन गया, लेकिन कुछ प्रेसिपिटेट यानी कुछ अवक्षेप नीचे जम जाता है, कुछ चीजें क्या हो जाती है, नीचे जम जाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेट। तो जब केमिकल रिएक्शन होती है तो प्रेसिपिटेट भी क्या हो जाता है, नीचे जम जाता है। मान लीजिए आप किसी चीज को घोल रहे हो, ठीक है, तो जब आप घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, घोलते जा रहे हो, तो बीच में देखते हो कि नीचे बहुत सारी चीजें जम गई हैं। ठीक है, मान लीजिए मिट्टी है एंड बालू है, ठीक है,
और उसको पानी में घोला गया, तो मिट्टी तो घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है घुल रहा है, एंड थोड़ा बाद देखोगे तो वो नीचे आके क्या हो गया, जमा हो गया। वो एक तरीके से वैसे ही केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट होता है, यानी वो नीचे आके क्या हो जाता है, जम जाता है। तो सॉलिड फॉर्म्ड इन सोल्यूशन, जो सोल्यूशन में जो सॉलिड फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होगी तो इतनी चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। इससे हम पता लगाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, यहां तक मेरी बात समझ में आई। अब हम लोग बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन को हम अगर सिंबल के फॉर्म में लिखें। मैंने बोला मान लीजिए एक केमिकल रिएक्शन हुई है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया गया है, बर्न किया गया मैग्नीशियम रिबन को। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंबलाइज फॉर्म में लिख दें, यानी सिंबल के फॉर्म में लिख दें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा केमिकल इक्वेशन। ठीक है, यानी केमिकल रिएक्शन को ही केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना ही क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन। अब कैसे लिखोगे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म, मैग्नीशियम जलाया गया तो मैग्नीशियम के लिए आप लिखोगे Mg। ठीक है, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन प्लस बर्न किया गया, कोई चीज जलाई जाती है तो बेटा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाई जाती है। ठीक है, तो ऑक्सीजन आप लिख दोगे और यहां पे बन जाएगा MgO। ठीक है, यहां पे क्या बन जाएगा, MgO। अच्छा एक बात मेरी और समझना, एक बात और मेरी बात समझना, यहां पे देखोगे तो यहां पे Mg एक है, ऑक्सीजन दो है। यहां पे देखोगे तो Mg और ऑक्सीजन दोनों एक एक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अकॉर्डिंग ये ऐसा हो नहीं सकता, जो रिएक्टेंट का मास होगा वही प्रोडक्ट का मास होगा। तो यहां पे हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा। और बैलेंस करने के लिए अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर से भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। यहाँ पे भी 2 Mg, यहाँ पे भी 2 Mg, यहाँ पे 2 O2, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन, है ना। तो कहने का मतलब रिएक्शन बैलेंस करनी होती है। कैसे रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं, कैसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिखते हैं, चलिए आते हैं, सीखते हैं भाई। केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन वेयर रिएक्टेंट आर रिटेन ऑन लेफ्ट। हमेशा याद रखना कि रिएक्टेंट को हम किधर लिखेंगे, लेफ्ट में। रिएक्टेंट क्या था, भूल गए, रिएक्टेंट क्या था, रिएक्टेंट ऐसा चीज था जिससे प्रोडक्ट बनता था, यानी रिएक्टेंट वही चीज है, पुराना सबस्टेंस जिससे नया सबस्टेंस बना है ना, जिससे मिला के आप नया सबस्टेंस बना रहे हो। मान लो आलू लिया, प्याज लिया एंड बढ़िया से सब्जी बनाई, तो ये जो आलू प्याज था वो क्या था, रिएक्टेंट था। तो रिएक्टेंट हम जो जिससे जो चीज बन रही है उसको हम कहां पे रखेंगे, लेफ्ट साइड में रखेंगे। तो जैसे यहां पे अगर मैंने बोला कि मैंने क्या करा है, मैग्नीशियम रिबन को जलाया, तो मैंने रिएक्टेंट को किधर रखा, इधर रखा है, और प्रोडक्ट में किधर रखूंगा, राइट साइड में रखूंगा। और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को मैं किससे सेपरेट करूंगा, एक एरो से सेपरेट करूंगा, यानी दोनों के बीच में, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में क्या बना रहेगा, एक एरो बना रहेगा। यहां तक मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब बट दिस इज नॉट बैलेंस्ड, मैंने बताया ना ये रिएक्शन अभी बैलेंस नहीं है। उसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अपने 2 से मल्टीप्लाई किया, 3 से मल्टीप्लाई किया, उसको बैलेंस करना पड़ेगा। चलिए सीख लेते हैं बैलेंस कैसे करोगे आप, ठीक है। सबसे पहले ये जान लीजिए टाइप्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन। एक होता है वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में आपने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्शन कराया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ठीक है। अब आते हैं स्केलेटल इक्वेशन। स्केलेटल यानी मैग्नीशियम की जगह अब उसका सिंबल लिख दो Mg, ऑक्सीजन की जगह उसका सिंबल लिख दो O2, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। बट ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है ना, मैं अभी भी बता रहा हूं अनबैलेंस्ड, क्योंकि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन क्या कहता है कि भाई जो इधर मान लो आपने, मान लीजिए आपने सब्जी बनाने को सोचा, ठीक है, आप 2 किलो सब्जी लेके आए, पूरी 2 किलो सब्जी को आपने बना डाला, तो जो सब्जी बनेगी वो भी ना 2 किलो बनेगी, वो भी तो 2 किलो बनेगी, नहीं बात समझे। तो कहने का मतलब जितना चीज आप लोगों ने यूज किया है, रिएक्टेंट का मास, रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास, जो रिएक्टेंट का मास होगा वो बराबर किसके होगा, प्रोडक्ट के मास का। तो यानी जितना आप रिएक्टेंट रखोगे उतना प्रोडक्ट भी रखोगे। तो यहां पे देख रहे हो आप, मैग्नीशियम मैंने 1 रखा, यहां पे मैग्नीशियम 1 है,
ऑक्सीजन 2 है बट यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, तो कहने का मतलब बराबर नहीं है ना, दोनों मॉलिक्यूल क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूल का नंबर बराबर होना चाहिए। तो इस रिएक्शन को मैं क्या बोलूंगा, अनबैलेंस। बैलेंस करने के लिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे अब कैसे बैलेंस करते हैं वही बस अब सीखने जा रहे हैं। तो ये समझ में आया, एक वर्ड इक्वेशन, स्केलेटल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। एक बात और, इन सारी चीजों की जो नोट्स है ना, नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, फिर भी अगर नहीं मिल रहा तो आप हम लोग के कोचिंग की वेबसाइट में डायरेक्ट जाके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स, ठीक है, इजिली अवेलेबल है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं बैलेंस करने का, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ठीक है, स्मार्ट ट्रिक टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन इजिली। तो आपको याद रखना है, माचो नाम सुना है ना, माचो, अब याद रखो मेचो, ठीक है। आपको रूल क्या याद रखना है, मेचो, रूल क्या है बेटा, मेचो। मेचो अगर याद हो गया तो बताओ, ठीक है। तो आप हमेशा बस याद रखो क्या, मेचो। मेचो मतलब क्या है, सबसे पहले एम फॉर मेटल, ई फॉर नॉन मेटल, ठीक है। नॉन मेटल कौन को, मेटल तो समझते हो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, है ना, पोटेशियम, ये सब क्या है बेटा, मेटल है, मेटल तो समझते हो ना यार, बचपन से पढ़ रहे हो। फिर नॉन मेटल समझ लो, क्लोरीन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब क्या है बेटा, नॉन मेटल है, मतलब जो मेटल नहीं है वो नॉन मेटल है। फिर उसके बाद आप समझो कार्बन, पहले हम क्या लेंगे, मेटल, एम फॉर मेटल, ई फॉर नॉन मेटल, सी फॉर कार्बन, एच फॉर हाइड्रोजन एंड ओ फॉर ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन हम सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, उसको बैलेंस करेंगे। तो अब बैलेंस करने के कुछ नियम जान लो, बैलेंस करने के कुछ नियम जान लो। सबसे पहले क्या है, हम जो अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, जो एग्जाम में आएगा अनबैलेंस्ड इक्वेशन, मैं उसको यहाँ पे लिख लूंगा ऐसे, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। जैसे मैंने एक अनबैलेंस्ड इक्वेशन ये यहाँ पे लिखी हुई है, देखा, थोड़ा सा और ऊपर कर देते हैं इसको, यहाँ पे मैंने अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिखी हुई है क्या, C3H8 प्लस O2 CO2 H2O। तो सबसे पहले मैं क्या लिख लूंगा, अनबैलेंस्ड इक्वेशन लिख लूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं लिस्ट एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड, मैं बोथ साइड के एलिमेंट की लिस्ट बनाऊंगा कि इधर कौन कौन से एलिमेंट है, लेफ्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, तो मैं यहां से लिखता जाऊंगा कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इधर भी कौन कौन होगा, जो उधर एलिमेंट होंगे वो इधर भी होंगे, तो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऐसे लिस्ट बना लो, ठीक है, एक लेफ्ट हैंड साइड में, एक राइट हैंड साइड में, ठीक है। फिर उसके बाद अप्लाई मेचो रूल, है ना, हमको क्या अप्लाई करना है, मेचो रूल, माचो नहीं, मेचो रूल। मेचो रूल में हमको सबसे पहले देखना है, यहाँ पे अगर हम देखें तो हमको मेचो रूल में मेटल एंड नॉन मेटल से मतलब ही नहीं है, थोड़ा सा दिख नहीं रहा होगा, नीचे है ना, तो यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे लिखा था कार्बन, पहले लेफ्ट हैंड साइड में जितना एलिमेंट है इसका यहाँ पे लिख लेंगे, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पे भी क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब अगर देखा जाए तो अगर मेचो रूल देखा जाए तो मेचो मींस क्या है, एम मेटल, फिर नॉन मेटल, फिर CHO। तो सबसे पहले हमको क्या बैलेंस करना है, कार्बन बैलेंस करना है, ठीक है। तो कार्बन कैसे बैलेंस करोगे, यहाँ पे अगर आप देखो तो कार्बन कितना है, जो जितना है पहले लिख देते हैं, कार्बन यहाँ पे 3 है, हाइड्रोजन यहाँ पे 8 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कार्बन 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, एंड हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन भी यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन एक्चुअली में 3 है यहाँ पे, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है, हम पूरा लिख देते हैं, ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन। अब बैलेंस कैसे करना है, सबसे पहले मेचो रूल, तो ये मेटल एंड नॉन मेटल तो यहाँ पे है ही नहीं, CHO, पहले C को, फिर H को, फिर O को। C यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिया 3 से मल्टीप्लाई। ये यहाँ पे C कहाँ पे है, इस वाले में हमने 3 से मल्टीप्लाई करा, चलो 3 से मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद हाइड्रोजन की, जैसे ही हमने 3 को मल्टीप्लाई करा तो हम देखते हैं कि भाई 3 का मल्टीप्लाई कार्बन पे हमने करा है बट ऑक्सीजन पे अपने आप हो गया, तो ऑक्सीजन पे भी हमको 3 का मल्टीप्लाई इधर हमने कर दिया, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमारे पास कितने हो गए इधर, 3 ऑक्सीजन पहले थे 3 ऑक्सीजन हमारे पास पहले ही थे, 3 का और बट 2 में मल्टीप्लाई करा है ना। यहाँ पे देखो हमने कितने पे, 2 ऑक्सीजन पे मल्टीप्लाई किया, यानी हमारे पास टोटल जो ऑक्सीजन हो गया 2 ऑक्सीजन पे हमने मल्टीप्लाई कर दिया,
एक ऑक्सीजन हम बाहर रखते हैं, यहाँ पे 2, यानी 3 दूनी 6, 6 और 6 ऑक्सीजन हमारे पास यहाँ पे हो गए, 6 + 7, 7 हमारे पास ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। और बैलेंस करना है अभी, तो अब उसके बाद किसका नंबर लगेगा, यहाँ पे हम हाइड्रोजन का नंबर लगाएंगे। यहाँ पे हाइड्रोजन 8 है एंड यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करा दे, 4 से मल्टीप्लाई करा दे, तो दोनों साइड में क्या हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा। तो हमने करा दिया, चलो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 से मल्टीप्लाई कराया तो हो गया, बट 4 से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम कराए तो हाइड्रोजन में तो 4 का मल्टीप्लाई हुआ, बट ऑक्सीजन में भी क्या हो गया, 4 का मल्टीप्लाई हो गया। तो इधर भी हमने क्या कर दिया, 4 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ऑक्सीजन हमारे 4, यानी टोटल ऑक्सीजन हमारे 10 आ गए। टोटल ऑक्सीजन कितने आ गए, 10 आ गए। अब उधर ऑक्सीजन 10 है, इधर ऑक्सीजन 2 है, किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा मैं, 5 से मल्टीप्लाई कराऊंगा एंड यहां से भी 5। तो हमारी जो बैलेंस्ड इक्वेशन आ गई वो क्या आ गई, C3H8 + 5O2 है ना, प्लस सॉरी एरो 3CO2 + 4, उधर दिख ना रहा होगा, 4H2O। अब देख लो इधर, यहाँ पे 3 कार्बन, यहाँ पे भी 3 कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 8 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 4 2 जा 8 8 है, यहाँ पे 10 ऑक्सीजन है, 5 है ना, 2 ऑक्सीजन है, ऐसा करके। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन कितने हैं, 3 2 जा 6 एंड 4 ऑक्सीजन इधर है, 10 है। तो यानी अब ये रिएक्शन कैसे हो गई, बैलेंस हो गई है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि आप फॉलो कर पाओ मेचो रूल। मेचो रूल आ गया, यानी आप क्या सबसे पहले बैलेंस करोगे, आप बैलेंस क्या करोगे, ठीक है, ठीक है, 1 बाई 1 एटम आप बैलेंस करते जाओ, ठीक है, यही आपका क्या है, मेचो रूल है, ठीक है। तो वैसे ही हम बैलेंस करते चले गए और हमारा जो बैलेंसिंग इक्वेशन आया वो क्या है, C3H8 5 ऑक्सीजन, ऐसे करके ये बैलेंस हो गया। ऐसे करके मैं बहुत सारी टेलीग्राम पे मैंने इक्वेशन बैलेंस करने के लिए एक सीट डाल दी है, तो उसको बैलेंस करिए एंड उसके लिए भी एक अनदर लेक्चर बनाएंगे, हम बहुत सारे इक्वेशन को बैलेंस करेंगे मेचो रूल के थ्रू, ठीक है। एक्चुअली में मेचो रूल तो आपका एक ट्रिक हो गया, ठीक है, ये तो एक ट्रिक हो गया कि पहले आप किसको करोगे, ठीक है। इस मेथड को बोला जाता है बेटा, इस मेथड को जिसमें हम एक एक एटम को बैलेंस करते हैं उसको बोला जाता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो मे बी आपके एग्जाम में ऐसा बोल भी दे कि बैलेंस द इक्वेशन बाय द हिट एंड ट्रायल मेथड, तो इस मेथड को क्या बोला जाता है, हिट एंड ट्रायल मेथड। वहां पे मेचो मत लिख देना, मेचो आपका क्या है, मैंने मेरे अकॉर्डिंग एक मतलब एक ट्रिक है, ठीक है। चलिए, तो इस क्लास में हम यही तक रखते हैं, अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है। और अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप कहां पे विजिट करोगे, टेलीग्राम पे, वेबसाइट पे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा इजिली। फिर भी अगर स्क्रॉल करने में दिक्कत हो तो वेबसाइट में डायरेक्ट आप जाके क्या कर लो, क्लास 10th की नोट्स आप क्या कर लोगे, डाउनलोड कर लोगे। अगली क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा।